कितने भी युद्ध क्यों ना हों, परंतु शिक्षा को नष्ट नहीं किया जा सकता। कैसे एक महान गणितज्ञों की टीम ने गणित की दुनिया में एक अलग प्रभाव डाला। कैसे उनका प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी समाप्त नहीं हुआ। कैसे उन्होंने एम्प्टी सेट 5 का सिंबल दिया। आइए जानते हैं आज हम इस ग्रुप के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मैथ टेल पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि एक गणितज्ञों के ग्रुप के बारे में है जिनके कार्य अद्वितीय रहे हैं। उस ग्रुप का नाम है निकोलस बोरबाकी। निकोलस बोरबाकी मुख्य रूप से फ्रांसीसी गणितज्ञों के ग्रुप का नाम है जो मुख्य रूप से प्योर मैथमेटिक्स पर काम करने के लिए तथा बुक्स पब्लिश करने के लिए है। इस ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं: हेनरी कार्टन, क्लाउड शेवली, जीन कोलंबे, जीन डेलसर्ट, जीन डियोडोने, चार्ल्स एयरसैम, सोलेम मंडेल बोर्ज, रेने डिपोसेल एंड आंद्रे वेल। ये 9 फाउंडिंग फादर कहे जाते हैं इस ग्रुप के। दोस्तों, इस ग्रुप की जानकारी को हम एक साथ नहीं सुना सकते हैं। इसको हमको 2 भागों में विभाजित ही करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्री वॉर ईयर्स, एक पोस्ट वॉर ईयर्स, यानी कि युद्ध के पहले और युद्ध के बाद। आइए हम जानते हैं पहले युद्ध की कहानी। तो युद्ध के पहले की कहानी कुछ इस प्रकार है। स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में युवा लेक्चरर्स शिक्षण पर चर्चा कर रहे हैं। वे हेनरी कार्टन 29 वर्ष जो कि 1931 से स्ट्रासबर्ग में पढ़ा रहे हैं और आंद्रे वेल जो 27 वर्ष के हैं और 1933 में स्ट्रासबर्ग में नियुक्त हुए हैं, वो बात कर रहे हैं। वर्ष है 1934। कार्टन वेल से पूछ रहे हैं कि वे डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को किस तरह से पढ़ाएंगे। कार्टन की तरह वेल भी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक गॉर्सेट्स 3D एनालिसिस से नाखुश हैं और वे कैलकुलस में विभिन्न अवधारणाओं को पेश करने के लिए बेहतरीन सुझाव दे रहे हैं। वे अब की बार नए आइडिया के साथ आते हैं और कहते हैं कि अब की बार जब हम पेरिस चलेंगे तो वहाँ पर अपने दोस्तों से बात करेंगे, इस आइडिया के बारे में बात करेंगे। हेनरी कार्टन और आंद्रे वेल नियमित रूप से पेरिस में ही हैं। वे प्रायः हर दूसरे सोमवार को सेमिनार डी मैथमेटिक में भाग लेने के लिए द इंस्टीट्यूट हेनरी पॉइनकारे में जाते हैं। एक महान गणितज्ञ के नाम पर यह इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया है जो गणितज्ञ हेनरी पॉइनकारे थे। और यह इस इंस्टीट्यूट में हर सप्ताह एक सेमिनार हुआ करता था। वे सिर्फ पुस्तकों की दुकानों और लाइब्रेरी में ही नहीं जाते थे, बल्कि वे इकोल नॉर्मलाइज सुपीरियर यानी ENS के पूर्व छात्रों से भी मिलते हैं। वे लग्जमबर्ग गार्डन के पास बुलेवार्ड सेंट मिशेल में कैफे कॉपलेट में अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। वहाँ पर वेल अपने विचार को बहुत उत्साह के साथ दोस्तों के सामने रखते हैं और पूछते हैं कि विचार कैसा है और क्या वे सभी योगदान दे सकते हैं। इस पर औपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए सोमवार दिसंबर 10 का समय तय किया गया। गणितज्ञ हेनरी कार्टन, क्लाउड शेवली, जीन कोलंबे, जीन डेलसर्ट, आंद्रे वेल जो कैफे कॉपलेट्स में मिलते हैं, वे फ्रांसीसी गणितज्ञों के सामने आने वाली बुनियादी समस्या से परिचित थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली क्षति दुनिया में के साथ साथ फ्रांस में भी हुई थी। 1930 के दशक में फ्रांसीसी गणितज्ञों को उन लेक्चरर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था जो कैरियर के अंत पर थे। वेल ने बताया कि उनका उद्देश्य 25 वर्ष का एक ऐसा सिलेबस तैयार करना है जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस में एक ग्रंथ पर सर्टिफिकेशन कोर्स है और यह ग्रंथ यथासंभव आधुनिक होना चाहिए। उस ग्रुप की मीटिंग के अन्य सदस्य भी उत्साहित थे। वे 6 महीने के भीतर 1000 पृष्ठों की पुस्तक लिखने की बात करते हैं। वे तय करते हैं कि कैफे कॉपलेट में नियमित रूप से मिलेंगे और 1935 की गर्मियों तक पाठ्यक्रम पर सहमत हो गए। उन्होंने अगली बैठक की तारीख निश्चित की और इस बैठक में 9 गणितज्ञों की सदस्यता को सीमित करने का निर्णय लिया गया
और वो 9 गणितज्ञ जो मैंने आपको पहले बताया वो हैं हेनरी कार्टेन, क्लाउड शेवली, जीन कोलंबे, जीन डेलसर्ट, जीन ड्यूटोने, चार्ल्स एहरसैम, सोलेम मंडेल बोर्ज, रेने डिपोसेल एंड आंद्रे वेल। इसमें से एक आध दो मैथमेटिशियन जो थे वो किसी दूसरे के स्थान पर आए थे जो आने के लिए सहमत नहीं हुए थे। तो इस तरह से ये 9 गणितज्ञों की एक ग्रुप तैयार हुआ और ऐसे हुई बोरबाकी ग्रुप की स्थापना। अब ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि उसमें कमेटी को सब कमेटी में डिवाइड कर दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि उन सब ग्रुप में एक व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होगा। मतलब कि वो जो सब ग्रुप बनाए गए थे वो किसी सब्जेक्ट के लिए उद्देश्य के लिए थे और उस सब्जेक्ट में कोई जो एक्सपर्ट ना हो वो हर ग्रुप में डाल दिया जाएगा अपने हर सब्जेक्ट के सब कमेटी में। उन सब ग्रुप के जो टॉपिक थे वो कुछ ऐसे थे: अलजेब्रा, एनालिटिक फंक्शन, इंटीग्रेशन थियरी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ वेरिएशंस, स्पेशल फंक्शंस, ज्योमेट्री, फूरियर सीरीज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। जल्द ही कमेटी में टोपोलॉजी को भी जोड़ा गया। 1935 की गर्मियों तक ग्रुप ने फैसला किया कि वे निकोलस बोरबाकी नाम से लिखेंगे। उन्होंने अपने ग्रुप को लिखने का नाम निकोलस बोरबाकी रखा। यह आश्चर्य की बात है कि समूह के सदस्य इस बात से थोड़े अनिश्चित थे कि नाम कहां से आ गया है। निश्चित रूप से यह नाम जनरल चार्ल्स सोटर बोरबाकी से आया था, जो एक फ्रांसीसी जनरल थे जिन्होंने 1870-71 के फ्रैंको प्रूशिया युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, जब आंद्रे वेल इकोले नॉर्मले सुपीरियर यानी ईएनएस के प्रथम वर्ष के छात्र थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। तो एक व्याख्यान की घोषणा की गई थी जिसमें सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। लेक्चर के लिए एक वरिष्ठ छात्र राउल हुसैन थे जिन्होंने खुद को एक प्रतिष्ठित आदरणीय गणितज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित किया। भाग दिखाने के लिए उन्होंने झूठी दाढ़ी रखी और भारी विदेशी लहजे में व्याख्यान दिया। उन्होंने थ्योरम्स की एक ऐसी श्रृंखला प्रस्तुत की जो पूरी तरह से गलत थी। प्रत्येक को एक अलग नकली गणितज्ञ के लिए जिम्मेदार ठहराया। थ्योरम्स के नाम फ्रांसीसी जनरलों के नाम से लिए गए थे और उन्होंने जो अंतिम और सबसे हास्यास्पद थ्योरम प्रस्तुत की उसका नाम दिया बोरबाकी की थ्योरम, जिसका नाम जनरल बोरबाकी से लिया गया था। विश्लेषण ग्रंथ को डिजाइन करने वाले समूह के सभी सदस्यों ने इसके हास्य का इतना आनंद लिया कि उन्होंने बोरबाकी नाम अपनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि निकोलस एक प्राचीन यूनानी नायक का शास्त्रीय संदर्भ था जिससे जनरल बोरबाकी का वंशज था। तो इस तरह से इस ग्रुप का नाम पड़ा निकोलस बोरबाकी। अब बोरबाकी कांग्रेस की मीटिंग रेगुलरली होने लगी थी। 1935 में पहली मीटिंग हुई, कुछ एक सप्ताह की चलती तो कुछ 2 सप्ताह की चलती। 1935 में ग्रुप ने एक सीरीज ऑफ बुक्स को लिखने का निर्णय लिया तथा यह सुनिश्चित किया कि हिस्टोरिकल नोट्स के अतिरिक्त इसमें कुछ भी अलग से रेफरेंस नहीं इंक्लूड करेंगे, अर्थात यह सारा का सारा हमारा खुद का होगा। और वो 6 बुक्स थी। उनके नाम हैं सेट थियरी, अलजेब्रा, टोपोलॉजी, फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेसेस और इंटीग्रेशन। ग्रुप ने 1935 में पहला प्रकाशन निकालने का निर्णय लिया, परंतु समय अधिक लगा और 1939 तक पूरा नहीं हो पाया था। आर्म्ड बोरेल ने एक टाइटल चुना जिसके अंतर्गत वे पुस्तक लिखी जाएगी और टाइटल था एलिमेंट्स डी मैथमेटिक्स। इसी टाइटल से आज बोरबाकी की जितनी पुस्तक पब्लिश होती हैं वो इसी टाइटल से आती हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। पहला प्रकाशन निकला जो कि सेट थियरी की बुक थी, जो फार्मूला कंटेन करती थी परंतु प्रूफ नहीं थे और जो बहुत बाद में पूरे होंगे। इसी वर्ष 1939 में एम्प्टी सेट जो कि हम पढ़ते आए हैं +2 से, उसका सिंबल दिया गया। विशेषकर एंड्रे वेल ने इसको दिया था। इनफैक्ट सेट थियरी बुक का जो फुल वर्जन था वो प्रूफ के साथ वो 17th वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था।
फिर बाद में 1940 में इसका दूसरा प्रकाशन, 1942 और में 2 और प्रकाशन आए, परंतु तब तक वर्ल्ड वार सेकंड का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगा था और कार्य की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। अब इसके बाद की कहानी हम पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस ग्रुप के साथ क्या हुआ, इस ग्रुप ने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया, क्या इसने जो उद्देश्य लेकर चले थे ग्रुप के लोग मैथमेटिक्स की दुनिया में वो पूरा कर पाए कि नहीं। आइए जानते हैं इसके दूसरे भाग में। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने ऐसे समय में हस्तक्षेप किया था जब बोरबाकी में अपने उत्पादन के लिए वो काफ़ी एक्सेलरेट था, खूब तेज़ी से काम चल रहा था बोरबाकी में, और समूह के उस ग्रुप के जो 6 पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए मूल उद्देश्य था वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इस ग्रुप में कई अध्याय थे और उन अध्यायों पर काम करना था। युद्ध के प्रभाव के कारण इस प्रोजेक्ट को केवल 1, 2 और 3 पुस्तकों के कुछ हिस्सों तक प्रकाशित होने के बाद ही रोकना पड़ा। जब युद्ध समाप्त होने के बाद प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ तो नए युवा गणितज्ञों की भर्ती की गई, विशेष रूप से रोजर गॉडमेंट, पियरे सैमुअल, जैक्स डिक्समियर और जीन पियरे सेरे 1940 के दशक के अंत में बोरबाकी में शामिल हुए। अन्य दूसरी पीढ़ी के सदस्य जिन्होंने 1940 के दशक में अंत और 1950 के दशक की शुरुआत में इस परियोजना को आगे बढ़ाया, वे थे सैमुअल एलेनबर्ग, जीन लुई कोसलुज और लॉरेंट श्वार्ट्ज। आर्म्ड बोरेल जो थे वो पहली बार बोरबाकी ग्रुप से 1949 में परिचित हुए थे। इस समय की जो योजनाएं थी उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए थी जिन्हें बोरबाकी ने 1939 में निर्धारित किया था, अर्थात उन 6 पुस्तकों को प्रकाशित करना जिनमें प्रत्येक पुस्तक में 10 अध्याय शामिल थे। सेट थ्योरी, अलजेब्रा, टोपोलॉजिक, फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस और इंटीग्रेशन, ये इनको हमको पूरा करना था। विश्व युद्ध के बाद 5 साल के अंतराल के बाद 1947 में प्रकाशन फिर से शुरू हुआ। 1947 से 1952 के 5 वर्षों में प्रकाशित अध्यायों का विवरण उस व्यापकता का वर्णन करेगा जिसे लेखक प्राप्त कर रहे हैं, और साथ ही यह तथ्य भी कि अध्याय कुछ उलझे हुए क्रम में निकले, मतलब कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट थी उनकी, पहले ये प्रकाशित हुआ फिर वो जैसे कि 1947 में बुक थर्ड टोपोलॉजी का चैप्टर प्रकाशित हुआ, 1947 में दूसरी बुक अलजेब्रा के कुछ चैप्टर प्रकाशित हुए, 1948 में बुक अलजेब्रा के कुछ और चैप्टर प्रकाशित हुए, 1948 में टोपोलॉजी का एक नया चैप्टर प्रकाशित हुआ, 1949 में फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल का कुछ चैप्टर प्रकाशित हुआ, 1949 में टोपोलॉजी का एक और चैप्टर प्रकाशित हुआ, 1950 में अलजेब्रा, 51 में फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, 52 में फिर अलजेब्रा और 52 में ही इंटीग्रेशन। तो इस तरह से धीरे धीरे करते ढेर सारे चैप्टर 1952 तक प्रकाशित कर दिए गए थे। और बाकी सदस्यों की तीसरी पीढ़ी उस समय के आसपास शामिल हुई जब 6 पुस्तकों का निर्माण करने की परियोजना पूरी होने के रास्ते पर थी। इस पर काम शुरू होने से लेकर अंतिम प्रकाशन तक एक अध्याय में 8 से 10 साल का समय लग गया था। 1958 तक 6 पुस्तकों का प्रकाशन पूरा हो गया था, इसलिए 1950 के दशक के मध्य में केवल अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। इन नए मैथमेटिशियंस ने अपना रास्ता खुद खोजा था। आर्म्ड बोरेल, फ्रांकोइस ब्रूहाट, पियरे कार्टियर, अलेक्जेंडर ग्रोन्थेडिक, सर्ज लैंग जैसे महान गणितज्ञ और जॉन टेट इस तीसरी पीढ़ी के युवा सदस्य माने जाते हैं। उन्होंने चीज़ों को उसी ठीक रूप से नहीं देखा जैसे कि इस ग्रुप के फाउंडिंग मेंबर्स ने देखा था। उदाहरण के लिए कार्टियर ने कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि बहुत लोग सोचते हैं कि गणित को उसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए जैसे किताबों में लिखा गया है। आप बोरबाकी की पहली किताब को गणित के एक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में सोच सकते हैं जिसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल है। यह एक अच्छा विवरण है। यदि आप इसे एक पाठ्य पुस्तक या एक बुक मानते हैं तो यह काफ़ी डिजास्टरस होगा।
स्पष्ट रूप से इस शक्तिशाली गणितीय टीम ने प्रकाशन प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम अध्यायों को, जो कुछ बचे हुए थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्य को सरल नहीं देखा, बिल्कुल नहीं। वास्तव में शुरू से ही बौरबाकी के सदस्य के पास केवल 6 नियोजित पुस्तकों की तुलना में अधिक भव्य विचार थे, क्योंकि वो इस पर और कुछ कार्य करना चाहते थे। 1970 के दशक में बौरबाकी के लिए एक और समस्या थी, जो गणित से संबंधित नहीं थी। रॉयल्टी और ट्रांसलेशन के राइट्स को लेकर उनके पब्लिशर के साथ उनका लंबा कानूनी विवाद चल रहा था। समस्याओं के बावजूद परियोजना अब भी जीवित है और नए संस्करण सामने आ रहे हैं, जैसे कि 1980 और 90 के दशक में एलिमेंट्स में जो उनकी सीरीज़ थी, उसमें नए इंस्टॉलमेंट अपीयर हुए। एक वॉल्यूम जो कि कम्यूटेटिव अलजेब्रा पर था, उसके 8 से 9 चैप्टर 1983 में पब्लिश हुए। फिर 1998 में उस बुक का 10th चैप्टर आया। 2010 में बौरबाकी ने इस प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और उन्होंने एक एक्सपेंडेड वर्जन जो कि अलजेब्रा की बुक का था 2012 में लिखा, और अलजेब्राइक टोपोलॉजी 2016 में एक नई किताब प्रस्तुत हुई, तथा स्पेक्ट्रल थ्योरी पर 2019 में रिसेंटली एक नया आर्टिकल पब्लिश हुआ है। बौरबाकी के संस्थापकों का एक नियम था कि सदस्यों को 50 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, यानी कि रिटायरमेंट ले लीजिए। कार्टियर ने सुझाव दिया था कि शायद बौरबाकी के लिए 50 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्त होना उचित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बौरबाकी अब 70 के हो गए हैं। क्या कोई पुनरुत्थान होगा और परिवर्तन के जुनून में अचानक वापसी होगी जिसने संस्थापकों को जकड़ लिया था? शायद नहीं। हो सकता है कि अब इसकी आवश्यकता ना हो, और इसकी कोई आवश्यकता ना होने का एक कारण यह है कि जिस तरह से बौरबाकी ने गणित की दुनिया को हिला दिया है, कुछ लोग इस दृष्टिकोण से प्यार करते हैं, कुछ इससे नफरत करते हैं, लेकिन कोई बौरबाकी के प्रभाव से इनकार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी निकोलस बौरबाकी ग्रुप की एक अजीब प्रकार की कहानी। बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव हो तो आप वो भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।